एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स की 5वीं वीडियो। 8 टोटल, अब 3 बची है इसके बाद ये 5वीं वीडियो है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 2 दिन में सारी आपकी जो वीडियो है वो ख़त्म करा दूँ, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। इसके बाद जो बाकी के चैप्टर वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन में ही कवर करा दूँ। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 केमिस्ट्री के चैप्टर लूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 1 बचेगा। फिर उसके बाद सिर्फ आपके क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। एमसीक्यूज की वीडियो होंगी, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर आपके अलॉयज वगैरह सारे आएंगे, मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना है कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको यहाँ पर पढ़ना है और मेटलॉइड्स नहीं पढ़ना, ठीक है। मेटलॉइड्स आगे देखेंगे। तो अगर बात करें मेटल्स की, तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ से जाने जाते हैं, ठीक है। कोई डेफिनेशन नहीं होती मेटल्स की। मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज़ से जाने जाते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो एक हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। अब देखिए मेलेबल और डक्टाइल का क्या मतलब है, ठीक है। मेलेबल का मतलब ये है कि कोई भी अगर आयरन हुआ या कोई भी मेटल हुआ, हम उसे अगर ठोकें तो वो एक थिन शीट में बदल जाए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम बदल जाता है। और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि हम उसे किसी एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये होता है मेलेबल और डक्टाइल की डेफिनेशन, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और प्लस इनमें लस्टर होता है। लस्टर मतलब साइन होती है, चमक होती है, ठीक है। मेटल्स आर हैवी एंड सोनोरस। देखिए हैवी का मतलब भारी और सोनोरस का मतलब क्या होता है कि अगर हम इनमें कोई चीज़ मारे हैं, कोई लकड़ी मारे हैं, कोई लोहा मारे हैं, ठीक है, तो इनमें से बैल की आवाज़ आए, ठीक है, जो आपने देखा होगा ठन करके आवाज़ आती है, तो वो आपकी सोनोरस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं हमारे वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है, अपने एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, ठीक है। और सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट मेटल होता है या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल होता है धरती पे वो है एल्युमिनियम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आयरन, ठीक है। और सारे मेटल सॉलिड होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो कौन सा होता है, मरकरी, ठीक है। उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको यही होती है सारी। देखिए मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लस्ट्रस होता है, जनरली हार्ड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इसका। हाई डेंसिटी होती है। सोनोरस मतलब इसमें वही आवाज़ आती है। यूजुअली हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर, ठीक है। इनका जो नॉर्मली जो कलर होता है वो सिल्वर एंड ग्रे होता है, ठीक है। पर सिर्फ कॉपर और गोल्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट कलर के होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। देखिए अगर कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, ठीक है। क्या क्या होंगी चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, देखिए जो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कब, जब कोई मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए मेटल होता है प्लस ऑक्सीजन जो एयर में होती है और मेटल ऑक्साइड मिलके बना देते हैं, ठीक है। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होती है जब वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी मेटल होते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। सोडियम हमारा Na, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। और हाइड्रोजन उसमें अलग हो जाता है, ठीक है। ये है इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये एसिड्स की अगर बात करें तो देखिए ये यहाँ पर हाइड्रोजन आपने देखा था, हाइड्रोजन अलग किया था, तो ये इसको आपको याद रखना है कि देखिए ये हाइड्रोजन है और ये सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है और इनकी जो रिएक्टिविटी पावर है वो हाइड्रोजन से कम है, ठीक है। इसका मतलब जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड या किसी से भी, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे,
ठीक है। तो जैसे देखिए आपने ये सोडियम था, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NaCl बना दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हुआ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है, ये सारे वो एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं जब भी आपका जो डाइल्यूट एसिड होता है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन वहाँ से अलग हो जाता है। और ये नीचे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो अलग नहीं होता हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर आता है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, देखिए पोटेशियम है, ठीक है, HCl है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है आपका, ठीक है। और जब अगर देखिए कुछ एक होते हैं मेटा सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटा या मेटल्स है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं मेटल्स के, जैसे आपका होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, या जिंक सल्फेट, या आपके सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर आपका रिएक्टिविटी काम आती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक आपका कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा और लेस रिएक्टिव आपका वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ अगर मेटल को रिएक्ट कर दे तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड्स बनाता है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, मतलब ना इन्हें ठोक ठोक के पतला सीट बना सकते हैं, ना इनको वायर की तरह बना सकते हैं। जैसे होता है लकड़ी को आप ठोक के पतला नहीं कर सकते या वायर के फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये लस्टोरस भी नहीं होते, मतलब इनमें साइन नहीं होती। ये सॉफ्ट नहीं होते जनरली, ठीक है। ये जैसे कांच हुआ आपका, लकड़ी हुआ, तो ये सॉफ्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते पर ये, ठीक है, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल से लो होता है। लो डेंसिटी होती है, ठीक है। नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब इनमें आवाज़ भी नहीं आती है, जो बैल की आवाज़ होती है, ठीक है। और मैनी डिफरेंट कलर, इनके अलग अलग कलर होते हैं, सिर्फ सिल्वर और ग्रे नहीं होता, इनमें कई तरह के कलर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो देखिए बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने बाकी चीज़ों में देखा था ना, पिछले मेटल में देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। जैसी पहली आपकी ऑक्सीजन के साथ है, फिर वाटर के साथ है, एसिड के साथ है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ है, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो ये क्या कह रहा है कि जब भी आपका कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जब कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, तो वो कुछ नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी लकड़ी को लेकर पानी में डाल देंगे या किसी शीशे को लेकर पानी में डाल देंगे, प्लास्टिक को लेकर पानी में डाल देंगे, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के साथ देखिए क्या होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते, ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं एसिड्स में, ठीक है। इस वजह से वो हमारा रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ पर ये डबल सी आ गया है, सिंगल सी आएगा, तो ये आप यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल वही जैसा हमने मेटल में किया था कि जो मोर रिएक्टिव होगा कोई भी आपका सब्सटेंस नॉन मेटल का, वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के साथ अगर कोई नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स, ठीक है, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब भी नॉन मेटल किसी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोवलेंट क्लोराइड्स बनाता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं आपके यूजेस। देखिए मेटल्स के कुछ यूज़ होते हैं, ठीक है, तो अब वो क्या क्या यूज़ हैं आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला तो ये कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक वायर्स बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये वायर के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ठीक है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है, आयरन को भी। आयरन इज़ यूज एज कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, जब हम अमोनिया बनाते हैं तो कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं हम आयरन को हेबर्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है। हम जिंक का यूज़ कहाँ करते हैं, गैल्वनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है आयरन को बचा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, क्रोमियम और निकल का भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वक्त, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील बनाते वक्त, ठीक है। उसके बाद है कि एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, सिगरेट, सिल्वर, ठीक है, तो जो आपका एल्यूमिनियम फॉयल है वो भी एक मेटल है और वो यूज़ किया जाता है मेडिसिन एंड सिगरेट्स को पैक करने के लिए। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी, सिल्वर एंड गोल्ड जो मेटल हैं आपके वो ज्वेलरी बनाने के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम आर यूज्ड एज एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये सब आपके एटॉमिक एनर्जी की तरह यूज़ होते हैं। द लिक्विड मेटल मर्क्यूरी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मामीटर्स, और जो आपका लिक्विड मेटल है एक आपका मर्क्यूरी वो थर्मामीटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जिरकोनियम जो मेटल है वो बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील्स को बनाने के काम आता है, जिरकोनियम, ठीक है। जो उसके बाद लास्ट है आपका कि लेड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरी, और जो आपकी लेड है वो कार बैटरीज को बनाने के लिए काम आती है। ये है तो मेटल्स के यूज़। ऐसे फिर आपके नॉन मेटल्स के भी यूज़ हैं, ठीक है। अब वो क्या है आपके, हाइड्रोजनेशन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी, ठीक है, हाइड्रोजनेशन आपका यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल्स में से घी को बनाने के लिए। उसके बाद आपका आता है कि हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन आपका यूज़ होता है अमोनिया बनाने के लिए। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, आपका लिक्विड हाइड्रोजन आपको पता होगा कि रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि कार्बन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, कार्बन आपका इलेक्ट्रोड्स को बनाने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, सॉरी ये आपका रहेगा कि नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को बनाने के काम क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रिक एसिड आपका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स की तरह, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर बनाने के भी काम क्या आता है, नाइट्रोजन। ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड मिनरल्स मटेरियल्स, ठीक है, जो हमारी नाइट्रोजन की इनर्टनेस होती है उसकी वजह से नाइट्रोजन को प्रिजर्व फूड मटेरियल्स करने के लिए, तो देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन आपका बहुत ही ठंडा कर देता है चीज़ों को, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्री नाइट्रोटोलुएंट्स, ठीक है, कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्री नाइट्रोटोलुएंट TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, ठीक है, तो TNT और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है आपका वो एक्सप्लोसिव की तरह भी यूज़ होता है जो आपके नॉन मेटल्स हैं। प्लस सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फर आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम आता है। सल्फर ये आपका जो फ्यूगमेट और जो गन पाउडर होता है उसको बनाने के काम आता है, ठीक है, और सल्फर ही आपका जो वल्कनाइजेशन होता है रबड़ का उसके लिए भी आपका सल्फर यूज़ होता है, ठीक है। ये थी आपकी नॉन मेटल्स के यूजेस। उसके बाद है आपका मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है, मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मिनरल्स एंड ओर्स की, तो मिनरल्स द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है, तो वो नेचुरल मटेरियल जिसके अंदर आपके मेटल्स और उनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं अर्थ में, ठीक है, वो आपके मिनरल्स कहलाते हैं। और ओर्स क्या होते हैं, ओर्स वो मिनरल्स होते हैं आपके जिनमें से हम ईजिली या प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपके ओर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं अर्थ में परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, तो जो एल्युमिनियम होता है वो आपका सबसे ज़्यादा है 7%, आयरन है उसके बाद 4%, कैल्शियम है थर्ड नंबर पे आपका 3%, सोडियम है आपका 2.5%, पोटेशियम है आपका 2.5%, मैग्नीशियम है 2% और टाइटेनियम है 0.6%, ठीक है। तो इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए 7 टॉप 7 आपके लिए, ठीक है। कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है अर्थ में, तो एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे आयरन, थर्ड पे कैल्शियम और फोर्थ पे सोडियम,
ठीक है। उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ ओर्स, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ ओर्स बता दिया कि ऑक्साइड जो ओर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं प्लस उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्साइड के अंदर आपके कौन कौन से मिलते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और टिन, ठीक है। इनके नाम है आपके बॉक्साइट, क्यूप्रेटिस, ठीक है, और हर्मेटाइट, ठीक है, हेमाटाइट आपका, कैसिट्रिक। तो ये सब आपके नेम्स ऑफ ओर्स हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप सारा देख सकते हैं। कार्बोनेट ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, हैलाइड ओर्स होते हैं, ठीक है। उनके सारे एलिमेंट्स इनके अंदर से ही निकाले जाते हैं, ठीक है। कार्बोनेट ओर है तो उसमें से 3 प्रकार के मेटल निकल सकते हैं, कैल्शियम, जिंक और आयरन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आता है आपका मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जी क्या होता है, जितनी भी प्रोसेस होती हैं किसी भी ओर में से मेटल को निकालने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है, मेटलर्जी, ठीक है। तो अब देखिए कुछ वेरियस स्टेप्स होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं आपके निकालने के लिए। तो पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। पहला मेथड ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अंदर 4 मेथड आते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग आती है आपकी, मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आता है और लीचिंग आती है, ठीक है। ये 4 प्रोसेस आपके कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आते हैं। देखिए अगर हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करूँ तो ये क्या है आपका, ठीक है, ये है वो प्रोसेस जब आपका जो डेंसिटी होगी, ठीक है, डेंसिटी के आधार पर आपके जो ओर्स हैं उनमें से अलग किया जाता है ओर को और गैंग्यू को, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। मैग्नेटिक सेपरेशन वो होता है जिसमें जो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके ओर्स के अंदर, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, ठीक है, ओर की और गैंग्यू की, तो उसमें से आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है किसी भी मेटल को निकालने के लिए, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन आपका क्या होता है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन आपकी वो प्रोसेस होती है जब आपकी जो भी आपकी सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए ही आपका नॉर्मली सल्फाइड जो ओर्स होते हैं आपके सल्फाइड से रिलेटेड, उसी में आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पाइन ऑयल होता है और जो गैंग्यू होता है, ठीक है, वाटर के साथ उसको एकदम मतलब वेटेड कर देते हैं, ठीक है, और एक जो फॉर्म होता है सल्फाइड का वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है आपका कि सल्फाइड को ओर को पहले तो एकदम मतलब गीला कर देंगे, ठीक है। गीला करने के बाद एक जो ऑयल निकलेगा वो प्लस एक आपका जो गैंग्यू होगा वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपका, ठीक है। मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन आपको दिख रहा होगा, फ्लोटेशन मतलब वो जो ऑयल है आपका वो तैर के ऊपर आ जाएगा और जो गैंग्यू है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह से अलग कर देते हैं उनकी वही लिक्विड डेंसिटी के हिसाब से। फिर एक आपका होता है लीचिंग, ठीक है। लीचिंग क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ओर इज ट्रीटेड विथ सुटेबल रिजिडेंट विच डिसॉल्व्स आर बट नॉट इम्प्योरिटीज़, ठीक है। लीचिंग ये होती है जैसे आपका मान लीजिए बॉक्साइट होता है, उसको प्योरीफाई करते हैं लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है। कैसे करते हैं कि इसमें आपको एक डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको डिसॉल्व होंगी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आपको मतलब हीटिंग प्रोसेस की तरह समझ लीजिए कि लीचिंग प्रोसेस एकदम हीटिंग प्रोसेस की तरह ही होती है, ठीक है। इसको ट्रीट करते हैं आपके रिजिडेंट मेथड से, ठीक है। जो भी इसका सुटेबल रिजिडेंट है उसके हिसाब से जो आपके डिसॉल्व उसके अंदर जो जितने भी मेटेरियल हैं उन सबको इम्प्योरिटीज़ के रूप में बना के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी लीचिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जेशन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आपकी जो सेकंड मेथड है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आपके जितने भी कंसनट्रेटेड ओर हैं उन सबको मेटल ऑक्साइड में बदलना। कैसे बदलते हैं, उसकी आपके 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला एक कार्बोनेट ओर इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, जिसमें कैल्सिलेशन का यूज़ होता है, ठीक है। कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं हम किसी भी कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करने में मेटल ऑक्साइड में। दूसरा होता है आपका सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में बाय रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज़ होता है आपका इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है। ये हमारा थर्ड मेथड है जहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं मेटल के रूप में। कैसे करते हैं, तो इसकी जो प्रोसेस है वो रिडक्शन यूज़ होता है। पहले तो बात ये है कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन,
ठीक है। मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना मेटल में ही, वही आपका रिडक्शन कहलाता है। द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं मेटल में, जिसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है, ठीक है। और आपका जो एल्युमिनियम या जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक वो हैं सब्सटेंस, वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है रिडक्शन। उसके बाद होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। देखिए जितने भी इम्प्योर मेटल होते हैं उनको रिफाइन करना, उसके 3 मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, लिक्विडेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग Cu, Au, Ag, Pb, Zn या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मतलब कॉपर होता है आपका, सिल्वर होता है, जिंक होता है, ठीक है, ये लेड होता है, ये बाकी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। लिक्विडेशन क्या होता है आपका, लिक्विडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपकी जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे उसको गर्म करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्योरीफाई हो जाता है। जैसे आपका गोल्ड होता है, देखा होगा आपने कि गोल्ड को गर्म करके उसकी इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं। फिर जो आपका थर्ड मेथड होता है वो होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में आपका करते हैं कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्योरीफाई दोज मेटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, जिंक, मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट तक की गर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे मर्क्यूरी वगैरह की, जो ये डिस्टिल्ड हो जाते हैं और आपके प्योरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि सब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी, मतलब ये वर्ड्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं आपके नॉन मेटल्स या मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ओर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए ओर के अंदर एक गैंग्यू होता है, वो गैंग्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। द अनडिज़ायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर आर नोन एज गैंग्यू, ठीक है। जो हमारा अनचाहा सब्सटेंस होता है किसी भी ओर के अंदर, वो आपका गैंग्यू या तो वेस्टेज होता है, ठीक है, एक तरह का। फिर होता है आपका फ्लक्स। देखिए फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, द सब्सटेंस एडेड टू ओर्स टू रिमूव गैंग्यू इज नोन एज फ्लक्स, ठीक है। तो जब हम किसी एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं ओर में, ये इस वेस्टेज जो आपकी गैंग्यू है उसको अलग करने के लिए, वो आपका फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्लैग। स्लैग क्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, गैंग्यू और फ्लक्स जब दोनों मिलते हैं तो उसके बाद जो बनता है वो स्लैग होता है, ठीक है। तो अ सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लक्स एंड गैंग्यू इज नोन एज स्लैग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्यू फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो आपका गैंग्यू है इसको अलग करने की जो प्रोसेस है वो आपकी कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या है आपका, कैल्सिनेशन देखिए प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि किसी भी एक ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एयर है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज से, और एक ऑक्साइड आपका बन जाता है उस भी मेटल का, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। उसके बाद होता है आपका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, देखिए स्मेल्टिंग की अगर हम बात करें तो आपका स्मेल्टिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस एयर टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज नोन एज स्मेल्टिंग, ठीक है। जब हम किसी ओर को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करके उसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और जो उसका एयर होता है एक्सेस का, ठीक है, हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्योर मेटल हमारे सामने आ जाता है, वो हमारा स्मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिंटरिंग, ठीक है। सिंटरिंग क्या कह रहा है आपका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग ओर टू अ रीजनेबल साइज बिफोर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो किसी भी ओर को एकदम मतलब क्रश कर देना या चूरा कर देना, कब तक, उसके एक रीजनेबल साइज तक, वो आपका सिंटरिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या कह रहा है आपका, देखिए थर्माइट रिएक्शन कह रहा है कि द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म ए मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना मेटल में किसके द्वारा, एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा, वो आपका थर्माइट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आयरन के 3 टाइप होते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर पूछ लिया जाता है कि आयरन के 3 टाइप के नाम बताइए, तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, और ये आपका है थ्रोट आयरन,
ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ये आयरन है, पिग आयरन, कास्ट आयरन और आपका जो कहें तो इसको रफ आयरन, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी तीनों की। क्या क्या हैं देखिए, अगर बात करूँ मैं पिग आयरन की तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी कह रही है कि द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन, ठीक है। पहली बात तो ये ब्लास्ट फर्नेस से यूज हमें ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज़ में आता है, ठीक है। और ये जो इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, इसमें 4% कार्बन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना कार्बन होता है, 4%, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है सिर्फ, इसमें 4% होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3% ही कार्बन होता है, ठीक है। ये हार्ड और एकदम ब्रिटिल होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पिग आयरन को जो मेल्ट कर देते हैं उसमें से कुछ इम्प्योरिटी निकल जाती है 1%, तब आपका कास्ट आयरन आता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी आयरन की, ठीक है। इसमें कोई भी कार्बन सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है यूजेस ऑफ आयरन। आयरन को कई जगह यूज़ किया जाता है। देखिए कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं स्टोव बनाने में, रेलवे के स्लीपर्स बनाने में, पाइप्स टॉयज़ बनाने में। निकल को हम यूज़ करते हैं केबल्स को बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स के पार्ट्स, पेंडुलम, ठीक है। क्रोमियम स्टील को यूज़ करते हैं मेकिंग कटिंग टूल्स को बनाने में। टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाने में। तो बहुत जगह यूज़ होता है हमारा जो भी हमारा आयरन है, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या कह रहा है आपका, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। तो मतलब किसी भी मेटल्स का धीरे धीरे ख़त्म होना या तो जंग से धीरे धीरे ख़त्म होना, ठीक है, वो किसकी वजह से, एयर की वजह से। एयर की जो मॉइस्चर है या जो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, जिस वजह से कोरोजन होता है, ठीक है, धीरे धीरे गलना कह लीजिए उसे, तो वो आपका कोरोजन होता है। रस्ट क्या कहता है, रस्ट देखिए अलग प्रॉपर्टी है। वो क्या कह रहा है कि आपका व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसीडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो देखिए अगर हम बहुत टाइम को किसी आयरन को हम एयर के लिए संपर्क में छोड़ दें, ठीक है, और उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी आने शुरू हो जाए, तो वो जो जितना भी आयरन है वो आपका एक रेड इज ब्राउन मतलब हल्का भूरा लाल कलर से आपका ढक जाता है, वो आपका रस्ट कहलाता है, जंग कहलाता है, ठीक है। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन, एक हाइड्रेटेड आयरन होता है, ठीक है। और कौन सा, थर्ड ऑक्साइड का, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड का। उसके बाद जो देखिए रस्टिंग के लिए दो तरह की कंडीशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली कौन सी, हवा की, और दूसरी कौन सी, वाटर या मॉइस्चर की, ठीक है। उसके बाद है कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं, हम रस्टिंग से कैसे हम बचा सकते हैं। पहला तो पेंटिंग करके उसको हम पेंट करते हैं, इसलिए हम लोहे के दरवाज़ों में पेंट करते हैं, ठीक है। ग्रीस या ऑयल लगा के, गैल्वेनाइजेशन करके, टिन गैल्वेनाइजेशन या क्रोमियम प्लेटिंग करके, और अलॉइंग करके, जिससे हम उसको स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, या फिर कहेंगे तो स्टेनलेस मतलब जंग रहित धातु, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनोडाइजिंग, ठीक है। अब एनोडाइजिंग क्या कह रहा है कि देखिए एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, जब हम किसी एल्यूमिनियम की थिक लेयर बना देते हैं, किसके ऊपर, किसी भी एल्यूमिनियम के ऊपर, क्यों, उसके जो एनोड होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, जिसकी वजह से हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो कोरोजन है, जो हमारा गलना होता है मेटल का, उससे बचता है, ठीक है। तो ये हमारा एनोडाइजिंग कहलाता है। उसके बाद आता है कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। देखिए अब कोरोजन ऑफ कॉपर क्या कह रहा है आपका, कोरोजन ऑफ कॉपर कह रहा है कि द कोरोजन ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी स्लो ड्यू टू कोरोजन ए ग्रीन कोटिंग ऑफ ए कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। देखिए कॉपर कोरोजन आप पहले तो आपको बहुत धीरा स्लो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो कॉपर के ऊपर एक हरी सी एक चादर चढ़ जाती है जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। देखिए सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन का जो सिल्वर होता है, ठीक है, तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिकल्स ग्रेजुअली टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ सल्फाइड लेयर,
ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब भी आपको जो भी ज्वेलरीज वगैरह कुछ भी होती हैं उनके ऊपर एक हल्की सी ब्लैक लेयर आ जाती है सिल्वर के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका सिल्वर सल्फाइड बनने लगता है, ठीक है, S2S कह लीजिए, ठीक है। और वो एयर की वजह से आके, एयर के संपर्क में आके वो एक काली हल्की लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो होता है आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलॉयज़, ठीक है। अलॉयज़ क्या होते हैं? जब एक या दो से अधिक मेटल मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको इम्प्रूव करके, तो वो आपका अलॉय कहलाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है कि अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल, ठीक है। तो ये मेटल से स्ट्रॉन्ग होता है, उससे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और कोरोजन से ज़्यादा बचाव भी रखता है अपने अंदर, प्लस उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल्स के अकॉर्ड अगर डिपेंड करें तो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट गैसेस। देखिए आपकी 3-4 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, आप ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो ये गिनी चुनी आपकी गैसेस हैं। देखिए अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है आपकी कहाँ? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। 21% आपकी जो होती है ऑक्सीजन वो ड्राई एयर में होती है, ठीक है। ड्राई एयर के अंदर 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 8 होता है, मास नंबर आपका 16 होता है, ठीक है। और जो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की वो होती है 2, ठीक है। ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये सारे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की वजह से ही लेस रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन इज ए कलरलेस हाईली इनफ्लेमेबल गैसेज एलिमेंट। ये कलरलेस होता है पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी इनफ्लेमेबल गैस होता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। आपको तो पता होगा पूरा जो हमारा सन है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन बम उसमें बहुत फटते रहते हैं, मतलब उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से। फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रेडिक्टेबल का पहला एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें एक पेल फ्लेम निकलती है, जलता है तब, पर ये कंबस्टन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसे कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है। इसमें ना कलर होता है ना टेस्ट होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। और ये एयर का 4/5 भाग हिस्सा कवर करती है, ठीक है, नाइट्रोजन। ये इनर्ट डाई एटॉमिक गैस भी होती है, ठीक है। इनर्ट डाई एटॉमिक गैस का मतलब सॉरी, ठीक है। तो इनर्ट डायटोमिक गैस का मतलब कि ना ये कंबस्टन को सपोर्ट करती है ना ये कंबस्टेबल होती है, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, बहुत ही सॉल्युबल इन वाटर होती है, प्लस इट्स जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और जो मास नंबर होता है वो 14 होता है, 14, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी कलरलेस, ऑर्डरलेस और इनकम्बस्टिबल गैस होती है। ये हवा से ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक, एक एसिडिक गैस होती है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक है, ठीक है, नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी हानिकारक है। और टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, ठीक है, और लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। उसके बाद आता है आपका हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर भी आपके लिए जानने जरूरी है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर की अगर बात करें तो वाटर विच ईजिली फॉर्म्स लेदर विथ सोप। देखिए वाटर जो होता है आपका, जब साबुन के साथ मिलके झाग बहुत ज़्यादा बना देता है, वो आपका सॉफ्ट वाटर होता है। और हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ मिलके आपके बिल्कुल भी झाग नहीं बनाता, वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस के 2 टाइप होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। देखिए टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सच वाटर इज ऑल्सो सेड पोजेसेस कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। तो आपके सॉल्युबल जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं और कैल्शियम होते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम होते हैं, उसकी वजह से आपके कुछ सब्सटेंस में टेम्पररी हार्डनेस आ जाती है जो थोड़े टाइम बाद चली भी जाती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? वो होता है कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें क्या होता है? उसमें बाइकार्बोनेट थे, इसमें क्या होता है आपके, इसमें क्लोराइड्स हैं और सल्फेट्स हैं, किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ठीक है, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस शो करता है, ठीक है। अब होता है कुछ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हैवी वाटर। आपका देखिए हैवी वाटर क्या होता है, ठीक
ठीक है। हैवी वाटर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अलग तरह का वाटर होता है जिसको D2O भी कहते हैं हम, ठीक है। क्या कहते हैं आपका D2O, ठीक है। ये यूरे ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं ऑर्डिनरी वाटर का तब हमारा हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो होता है वो भी हमारे नॉर्मल पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैसा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 101.42 डिग्री होता है सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सेल्सियस है। और जो यूज़ है हैवी वाटर का वो क्या क्या है, पहला तो ये कि ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर होता है, मतलब जो भी आपका जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रॉन आपके जो घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो हैवी वाटर से आप उसकी जो स्पीड होते हैं हम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम की प्रिपरेशन के टाइम पे ये काम आता है, ठीक है। और अब जब न्यूट्रॉन आपका मॉडरेटर होता है वहाँ पर आपका यूरेनियम 235 भी होते हैं जिनको ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और एक ट्रेसर कंपाउंड की तरह भी आपका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं एलोट्रोपी, ठीक है। देखिए अब एलोट्रोपी क्या होता है आपका, द सब्सटेंस विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपके वो सब्सटेंस जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, जैसे आपके कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके एलोट्रोप्स कहलाते हैं, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको एलोट्रोपी कहलाती हैं, ठीक है। एग्जांपल के टाइम पे अगर लूँ तो देखिए कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स हैं, जैसे डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, चारकोल हुआ, लैम्प ब्लैक हुआ, कोक, गैस कार्बन, कोल और एनिमल चारकोल। अब इसमें से कुछ गिने चुने आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायमंड, डायमंड की बात करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लस्ट्रस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलर्ड इन नेचर भी होता है, प्लस ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है किसी भी आदमी के द्वारा जाना हुआ, ठीक है, इससे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है। ये एक बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इतनी कवर नहीं करता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ये डार्क ग्रे होता है, सॉलिड होता है, मेटलिक लस्टर होता है इसमें, ठीक है। सॉफ्ट ग्रीसी टच भी होता है इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, और जो ये पेपर ग्रे की तरह मार्क करता है, ठीक है, पेपर पर ग्रे कलर का चलता है ग्रेफाइट का। प्लस ये एक गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक ये गुड कंडक्टर भी है। साथ ही साथ ये इनसॉल्युबल होता है ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चारकोल, ठीक है। चारकोल क्या आपका वुड चारकोल जो होता है आपका वो वुड से मिलता है। शुगर चारकोल आपका कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है। बोन और एनिमल चारकोल आपके एनिमल बोन से मिलते हैं, और कोक जो चारकोल होता है वो आपका कोल से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोक। देखिए कोक क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस बनाने के काम आता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल, घर के फ्यूल की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट बनाने के भी काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ सच एज आयरन, कॉपर, टिन, जिंक, ठीक है। तो इन जो सारे मेटल्स हैं इन सबको निकालने के, एक्सट्रैक्ट करने के काम भी आपका कोक आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्यूल्स। अगर फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल क्या, देखिए फ्यूल इज एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एन आइडियल, देखिए तो सीधा फंडा वो ये कह रहा है कि कोई भी आपका सब्सटेंस जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसमें से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो आपका फ्यूल होता है, ठीक है, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, और सस्ता और इजीली अवेलेबल होता है ये आपका, ठीक है। प्रोड्यूसेस मिनिमम और नो स्मोक लीव्स नो रेसिड्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है, स्मोक भी इतना नहीं होता, ठीक है, और रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है इतना। और बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, हम इसे रेगुलेट और कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये हमारे फ्यूल है, ठीक है। प्लस उसके साथ ही शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, हम इसको ईजिली इसको हम जला सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूल्स भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है और गैसियस फ्यूल क्या हो सकता है। तो उसके बाद आता है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल आप पहुँचाएँ,
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो होगा आपका कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वो 6वीं होगी और फिर 7वीं और 8वीं सिर्फ 3 वीडियोज़ बची हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।